की जो महंगाई है उसकी वजह से काफ़ी उनकी लागत बढ़ के आती है और दूसरे राज्यों के बनिस्बत यहाँ सरकारी दर पर धान की खरीद या ईख की खरीद करीब करीब नगण्य है। ईख के खरीद को लेकर भी लोगों ने जो बताया है कि मिलों का जो मिलों की जो स्थिति है, जो पर्चा फटता है, उसमें बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है और बहुत कम लोग ही ऐसे हैं जो कि वो मिलों से जिनको पर्चियां मिलती हैं, और जो गन्ने की मिनिमम सपोर्ट प्राइस है वो यूपी के मुकाबले या महाराष्ट्र के मुकाबले यहाँ पर 25-30% कम है। लोगों ने ये भी बताया कि पिछले कुछ 1-2 सालों में मिलों के दबाव में लोगों ने गन्ने की एक विशेष वैरायटी की खेती शुरू कर दी है, जिसमें कि रोग बहुत ज़्यादा लग रहा है। पिछले साल कुछ लोगों ने गन्ने के सूखाग्रस्त होने की भी बात कही है। तो किसानों की स्थिति बाई एंड लार्ज यहाँ पर बढ़े हुए लागत मूल्य और सरकार का जो समर्थन मूल्य है वो न मिल पाने की वजह से भयावह है, पलायन और किसान की समस्या। इसके अलावा जो 3-4 बातें मैंने देखी उससे वो आपको मैं साझा करना चाह रहा हूँ। हम लोग सब जानते हैं कि पूरे बिहार में जब मैं घूम रहा हूँ, आप लोगों को भी पता है, शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त है, ये बात तो हम लोग जानते ही हैं। लेकिन मैं जब 150 किलोमीटर पैदल चला तो ज़्यादातर हम लोग 2-3 स्कूल तो जरूर दिन में देखते हैं। रास्ते पे प्राथमिक विद्यालय हैं, माध्यमिक विद्यालय हैं, +2 की संस्थाएं हैं। अभी तक मुझे 1-2 जगह अगर आप छोड़ दें तो कोई ऐसा विद्यालय नहीं मिला जिसमें बिल्डिंग, टीचर और बच्चे तीनों हो। जहाँ बिल्डिंग है वहाँ टीचर नहीं है, टीचर है तो बिल्डिंग नहीं है, और दोनों हैं तो बच्चे नहीं है। कुछ जगह ऐसे भी मिले, 2 जगह तो मैंने देखा जहाँ नई बिल्डिंग, करोड़ों की बिल्डिंग बनी है, शिक्षक भी हैं लेकिन वहाँ बच्चे ही नहीं हैं। लेकिन ज़्यादातर जगह पर ये जो असंतुलन है वो समझ से परे है। आपने बिल्डिंग बना, जहाँ बिल्डिंग सरकार ने बना दी वहाँ शिक्षक नहीं है, जहाँ शिक्षक है वहाँ बिल्डिंग नहीं है, और दोनों है तो बच्चे नहीं है। शिक्षा से जुड़ी एक और बात जो नीचे जमीन पर पता चली कि लोग सरकारी स्कूलों में नामांकन तो करा रहे हैं, और हम लोग कहते हैं कि सब लोग, कोई सरकारी स्कूल में पढ़ नहीं रहा है, लोग प्राइवेट में पढ़ रहे हैं। लेकिन जो धरातल पे बात समझ में आई वो उसका मिक्स है। लोग सरकारी स्कूल में नामांकन करा रहे हैं लेकिन पढ़ा रहे हैं प्राइवेट स्कूल में। तो सरकारी स्कूलों में लोगों का नामांकन है बच्चों का, जिससे कि जो कुछ भी थोड़ी बहुत सुविधा या बेनिफिट उनको मिलना है वो मिल रहा है। वहाँ जाकर वो मान लीजिए खिचड़ी खाते हैं, लेकिन पढ़ाई वहीं पर बगल के किसी टीचर के यहाँ 200 रुपये देके, 300 रुपये देकर। तो ये मुझे करीब करीब हर गांव में देखने को मिला कि बच्चे जो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं वो फुल टाइम किसी, वो कोचिंग नहीं कर रहे हैं, वो एक्स्ट्रा ट्यूशन नहीं कर रहे हैं, वो फुल टाइम किसी प्राइवेट स्कूल में भी पढ़ रहे हैं। तो दोहरा एक तरह से नामांकन आप कह सकते हैं कि अगर 100 बच्चे गांव में हैं तो 50-60 बच्चे ऐसे हैं जो सरकारी स्कूल के भी हिस्सा हैं और प्राइवेट स्कूल में भी पढ़ रहे हैं। ये नई बात मैंने देखी, जो मेरा अनुभव है। स्वास्थ्य की बात तो इतनी भयावह है कि कहीं पर कोई चर्चा ही नहीं कर रहा है। जब जहाँ से हम लोग गुजर रहे हैं तो कहीं कोई हॉस्पिटल, कम से कम जिस गांव में मैं जा रहा हूँ, जिन गाँव में जा रहा हूँ, क्योंकि मैं बिल्कुल नीचे गाँव में जा रहा हूँ, तो वहाँ पर कोई फंक्शनल हॉस्पिटल जहाँ भीड़ लगी हो, एम्बुलेंस हो, डॉक्टर हो, मरीज हो, दवा की दुकान हो, ऐसा कम से कम किसी पंचायत और प्रखंड के स्तर पर अभी तक नहीं देखने को मिला है। 2 और बातें जो समझ में आई, ये जो ओपन डेफिकेशन फ्री ODF वाला दिया गया है, जब हम लोग पैदल चल रहे हैं तो कोई गांव ऐसा नहीं है जहाँ की गमछा सर पर, नाक पर नहीं बांधना पड़ रहा है। और आपको जानकर मतलब थोड़ी हैरत भी होगी कि ज़्यादातर गांव के मुखिया मेरे साथ चलते हैं जब मैं गांव में जाता हूँ। ज़्यादातर क्या, अभी तक तो 100% मुखिया, सरपंच, जो लोकल पंचायती राज व्यवस्था के लोग हैं वो साथ में चलते हैं। तो मैं उनसे पूछता हूँ कि साहब जब ODF हो गया है तो ये गाँव की दशा क्यों है? तो ज़्यादातर मुखिया ये बता रहे हैं कि ये सरकारी दबाव में सर्टिफिकेट इशू किए गए हैं और बड़े पैमाने पर शौचालयों के नाम पर पैसा लोगों ने लिए। 2000 रुपये सरकारी अफसर को दिया, 10,000 रुपया ले लिया, पेपर पर ही शौचालय बना है, कहीं पर वो शौचालय लोगों के घर में ना बना है ना वो यूटिलाइज किया जा रहा है। ये समस्या, मतलब ये भी एक आई ओपनर है। मैं आपको वो सब चीजें बता रहा हूँ जो पटना में बैठ के हम लोगों को थोड़ा बहुत इल्म है, लेकिन उस बहुत बेहतर नहीं समझते हैं। मैं इतना नहीं जानता था कि ODF की इतनी बड़ी समस्या नीचे है।
और वो क्यों है, लोग ये भी बता रहे हैं कि वो क्यों है। वो इसलिए है कि ऐसी यहाँ व्यवस्था बना दी गई कि आपको शौचालय के नाम पर आप 2000 से 6000 रुपए तक अलग अलग जगह पर लोगों ने अलग अलग रेट बताए कि जो सरकारी कर्मचारी या अधिकारी हैं उन्होंने 2 से 6000 रुपए लिए और आपको बाकी बचे 12000 के पैसे दे दिए। आपको कहा ही नहीं कि आपको शौचालय बनाना है। तो इस तरह से ज्यादातर शौचालय जो है वो पेपर पर ही बने हैं और जो गांव ओडीएफ का स्टेटस का क्लेम करते हैं वो बिल्कुल टोटल फार्स है। दो और बात, सड़कों को लेकर एक भावना हम लोग की जनरल है कि बिहार में सड़कें बेहतर हुई हैं। तो मैं ये बात पहले भी कहता रहा हूं और आपको रिपीट कर रहा हूं, जैसे ही आप नेशनल हाईवे से नीचे उतरते हैं तो ग्रामीण सड़कों की स्थिति शायद लालू जी के जमाने में जो स्थिति थी उसी के समकक्ष है या कई जगहों पर तो उससे भी ज्यादा भयावह स्थिति में है। लोग बता रहे हैं कि पिछले ज्यादातर जगहों पर जहां रोड नहीं है या टूट गया है, लोग बता रहे हैं कि पिछले 4-5 साल में, और खासकर जो आरईओ वाले जो रूरल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के जो सड़कें हैं वो भयावह स्थिति में है। कहीं पर मुझे अभी तक 2-3 किलोमीटर भी ऐसा नहीं मिला जहां मैं पैदल चल रहा हूं जो कि पिच रोड बढ़िया बनी हो जिस पर आप चल सकते हैं। मैं 150 किलोमीटर में मैं 3 किलोमीटर का दावा कर रहा हूं और मैं जानता हूं कि कुछ लोग इसको काउंटर करेंगे, इसलिए मैं इसका वीडियो भी बनवा रहा हूं, उसको मैं रिलीज भी करूंगा। पूरे रास्ते का मैं ड्रोन से वीडियो बनवा रहा हूं। तो आप देखेंगे कि शायद ही, चाहे आप किनरवा चले जाइए, भितियरवा के आगे चले जाइए, यहाँ पर मैं कल बेलवा गांव में गया हुआ था, जितने गांव में गया हर गांव में सड़कों की स्थिति भयावह है। ग्रामीण सड़क की स्थिति, नली गली की स्थिति भयावह है। और अभी बारिश नहीं है, अभी तो बिल्कुल सूखा हुआ है। तो लोग बता रहे हैं कि भाई अगर एक दिन भी बारिश हो जाती है तो बिल्कुल उस पर चलना भी मुश्किल है। एक जो नई बात और समझ में आई जो सुनने को मिली लोगों से, वो है बिजली के बिल की समस्या। ये भी एक समस्या जो हम लोग पटना में, दिल्ली में बैठते हैं तो ऐसा लगता है कि बिजली के क्षेत्र में विकास कुछ हुआ है बिहार में, लेकिन ज्यादातर गांव में मुझे लोग बता रहे हैं कि बिजली के बहुत इन्फ्लेटेड बिल, बहुत बढ़कर जो बिल आ रहे हैं उसकी वजह से लोग तबाह हैं। और उसमें 2 तरह की गलती हुई है। एक तो बीपीएल के नाम पर बहुत ज्यादा लोगों ने कनेक्शन ले लिए या सरकार ने कनेक्शन दे दिए। अब बल्ब आप जला रहे हैं 3, क्योंकि मैंने इसको समझने का प्रयास किया कि इतना बिल आ कैसे रहा है। आप 3 बल्ब जला रहे हैं, 4 बल्ब जला रहे हैं और बिल आ रहा है 6000, 8000, किसी को 15000, 20000। तो समझ में बात आ रही है कि बिल का एक मिनिमम लोड के आधार पर, कनेक्शन के आधार पर फिक्स कर दिया गया है। और कई घरों में 3-3, 4-4 लोगों ने कनेक्शन ले लिए हैं और सब पर बिल आ रहा है। आप बल्ब चाहे 1 जलाएं या 5 जलाएं। और धीरे धीरे वो स्थिति ऐसी होती जा रही है कि हर गांव में, हम लोग सूचीबद्ध भी करा रहे हैं, 25 से 50 परिवार ऐसे हैं जिनका बिजली का कनेक्शन काट दिया गया है, क्योंकि वो बिल दे ही नहीं सकते हैं। कुछ लोग अदालतों का चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन ज्यादातर लोग ये बता रहे हैं कि बिल नहीं दे पाए हैं, जिसकी वजह से उनका बिजली का बिल कट रहा है। इसके अलावा एक थर्ड वर्ड से जो इस एरिया से जुड़ी हुई बात है, नरकटियागंज छोटी रेल लाइन की बात सबने बताई कि ये चालू होना चाहिए, उसकी बात हम लोग कर भी रहे हैं। जो यहाँ पर वन राज्य अधिनियम है जिसमें बालू और गिट्टी एक तरह से जनता के पहुंच या उनके जरूरत से बाहर हो गई है, उसका असर भी बड़े पैमाने पर दिख रहा है, रोजगार में भी दिख रहा है। और दूसरा, जो इंदिरा आवास या प्रधानमंत्री आवास योजना के बेनिफिशियरी हैं, उनमें से करीब 200-250 लोगों से हम लोगों ने बात की है, और जिनको घर मिला है उनसे भी और जिनको नहीं मिला उनसे भी। उन लोगों का भी ये बात, उनकी जो सबसे बड़ी शिकायत है कि एक तो इंदिरा आवास, प्रधानमंत्री आवास योजना में 25 से 30% पीसी जिसको कहते हैं, भ्रष्टाचार का सीधा पैसा लोगों को देना पड़ रहा है। और उसका मैं मेथड भी लोगों ने समझाया है, मैं कैमरे पे बताना चाहता हूं कि पीसी कैसे लिया जा रहा है। लेकिन दूसरी जो ज्यादा महत्वपूर्ण बात है कि जैसे 1,40,000 इंदिरा आवास योजना का जो पैसा है, जो 3 किस्त में शायद रिलीज होता है, हर किस्त के रिलीज के लिए बीडीओ को शायद लिखकर देना पड़ता है। तो मुझे बैंक मैनेजर्स आकर मिले और मैंने उनसे जानना चाहा कि जब ये बेनिफिशियरी को डायरेक्ट पैसा जा रहा है, जाना चाहिए, तो आप इसमें करप्शन कैसे हो रहा है? तो बैंक मैनेजर्स बता रहे हैं कि बीडीओ साहब लोग यहाँ पर पत्र लिख के या वर्बली, पत्र लिख के तो नहीं, फोन करके बता देते हैं कि अकाउंट को लॉक कर दीजिए
एक जो वर्ड यूज किया जा रहा है कि हर किस्त के बाद अकाउंट को लॉक कर दिया जाता है। जब तक पैसा उसको बीडीओ अधिकारी को न पहुंच जाए तब तक वो पैसा आगे बेनिफिशियरी को नहीं मिलेगा। तो मैं ये मतलब दावा भी करना चाहता हूं कि सरकार खाली इस बात का जांच करा ले कि हर इंदिरा आवास के बेनिफिशियरी के अकाउंट को कितनी बार लॉक और अनलॉक किया गया है, तो आपको पता चल जाएगा कि भ्रष्टाचार का क्या लेवल है इसमें। जितनी बार किसी बेनिफिशियरी ने पैसा देने से इनकार किया है या पैसा देने में उससे देरी हुई है, उतनी बार उसके अकाउंट को लॉक कर दिया गया, और लॉक होने के बाद जब पैसा अधिकारी के घर में या जो भी उस पैसा लेने वाले उनके घर पहुंचा है, फिर अकाउंट को अनलॉक किया है। और ये तो ऑन रिकॉर्ड है, अगर अकाउंट लॉक हुआ है तो बैंक के रिकॉर्ड में है, फिर आपने अनलॉक किया, क्योंकि अनलॉक करने में आपको शायद 100 से 300 रुपए का फाइन भी लगता है, तो वो रिकॉर्ड पे है। तो सरकार वो देख सकती है कि कितनी बार इंदिरा आवास या प्राइम मिनिस्टर रोजगार आवास योजना के बेनिफिशियरीज का अकाउंट लॉक और अनलॉक किया जा रहा है। उसमें एक दूसरी बात और लोगों ने बताई, जो बालू की जो कीमत है, बालू और गिट्टी की जो कीमत है वो इतनी ज्यादा है, जैसे पूरे इस थरवट एरिया में लोग बता रहे हैं कि करीब करीब 60 से 70 हजार रुपए लग रहा है एक ट्रक बालू लेने में। तो अगर 1,40,000 उनको पैसे मिले या मिलने हैं 3 किस्त में, उसमें 25 से 30 हजार उनको सो कॉल्ड पीसी लग गया या भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ गया, तो बेनिफिशियरी के पास पैसा मिला 1,05,000 से 1,10,000, और उसमें अगर वो 60,000 या 70,000 का बालू ही खरीद लेगा तो घर तो बन ही नहीं सकता है। तो जो स्थिति शौचालयों की है वही स्थिति प्राइम मिनिस्टर आवास योजना की है। ज्यादातर जगहों पर जिन लोगों ने भी आवास का पैसा लिया भी है, उन्होंने इस पैसे का उपयोग घर बनाने के लिए नहीं किया है या नहीं कर पाए हैं। तो ये बात बिल्कुल समझ में आ रही है। बाकी चीजें जो है वो आपकी जानकारी में है। अफसरशाही बहुत है, सरकार का कोई इकबाल नहीं है, सरकार को लेकर एक बड़ी उदासीनता कि भाई अब कुछ नहीं होने वाला है, यहाँ कोई फैक्ट्री नहीं है, बेरोजगारी बहुत है। ये बातें तो हम लोग सुनते ही रहते हैं हर जगह। ये कुछ नई बातें जो मेरे समझ में ध्यान में अभी तक संज्ञान में आई है वो मैंने आपको बता दी। अब हम लोग क्या कर रहे हैं मैं वो आपको बता दूं। जैसा कि पदयात्रा का उद्देश्य है, जब मैं पैदल चल रहा हूं तो हर गांव हर पंचायत से ऐसे लोगों को चिन्हित किया जा रहा है जिनको साथ लेकर चलने की जरूरत है।